नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बीते कुछ सालों से कुछ जगहों पर, कुछ देशों में लगातार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रातों रात सरकार गिरा दी जा रही है। इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल है। पहले यहां पर आंदोलन होता है और आंदोलन के नाम पर कुछ बाहरी ताकतें इन तमाम देशों के लोकतंत्र को कुचलते हुए नजर आए हैं। कई सारे कारण इसके पीछे भी बताए गए। अब बीते दिनों नेपाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन नेपाल में जो आंदोलन हुआ और नेपाल में जिस तरीके से सरकार गिराई गई, ये पूरा प्रकरण बाकी देशों में जो हुआ उससे काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि नेपाल में नेपाल के ही लोग अपने सरकार से परेशान थे, या तो यूं कहें कि अपने भ्रष्ट सरकार से वो परेशान थे और उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और आज तस्वीरें सबके सामने हैं। रातों रात वो भ्रष्ट सरकार गिरी है और उसके बाद एक नई सरकार का गठन हुआ है। नेपाल में ये जो पूरा विरोध हुआ, ये पूरा प्रकरण किस तरीके से बाकी देशों में जो हुआ है, कैसे अलग है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, नेपाल में जो हुआ, पहले ये कहा जा रहा था कि ये सुनियोजित है, कुछ बाहरी तत्व नेपाल की स्थिति खराब करने में लगे हुए हैं, लेकिन नेपाल की स्थिति बाकी देशों की स्थिति से काफी ज्यादा अलग है। कैसे, जरा समझाएं। सबसे बड़ी बात तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम दुनिया को समझने वाले, वहाँ की पॉलिटिक्स समझने वाले लोगों ने कहा कि डीप स्टेट का हाथ यहाँ पर जरूर रहा होगा जो कुछ भी नेपाल में हुआ, क्योंकि नेपाल चीन के बहुत करीब गया और अमेरिका की बातें वो नहीं सुन रहा था। तमाम ऐसे समझौते थे जहाँ पर नेपाल नहीं माना, क्योंकि चीन का हाथ उस पर था। अब नेपाल में जो स्थिति अब बनी है वो और देशों से अलग कैसे, ये समझना होगा, खास करके बांग्लादेश से। बांग्लादेश पे जब हिंसा हुई, आरक्षण के नाम पर युवा बाहर आए, मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तक तोड़ दी गई, जिसने पूरा बांग्लादेश एक बना कर दिया पाकिस्तान के अत्याचारों से दुखी होकर। उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई और फिर क्या हुआ, बांग्लादेश की सड़कों पर महीनों तक हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की गई, उनके घरों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया और ऐसे तमाम बवाल हुए। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में टारगेट किया गया केवल भ्रष्टाचारी सरकार को, उनके घरों को। पशुपतिनाथ मंदिर को टारगेट नहीं किया गया, हिंदू धर्म स्थानों को नहीं टारगेट किया गया, या हिंदुओं को ढूंढकर मारा नहीं गया, या फिर केवल एक तबके ने विरोध नहीं किया। सब कोई मिलकर सरकार के विरोध में थे, नेपोकिट्स के विरोध में थे। तो सबने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भारत विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। तो सबसे पहली बात तो नेपाल यहाँ पर अपने प्रदर्शन की वजह से अलग था। उसने हिंदू प्रतीकों, मंदिरों को टारगेट नहीं किया, ना ही किसी और धार्मिक स्थल को उन्होंने टारगेट किया। बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदुओं के मंदिर टारगेट किए गए, तोड़े गए, खंडित की गई मूर्तियां, बहन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, कैसे मारा गया। अब श्रीलंका में हालात अगर देखिए तो वहां पर भी स्थितियां कुछ वैसी ही थी, केवल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि वहां पर भी झड़पें सुनाई दी, इस तरीके की हिंसा हुई है। बांग्लादेश चला गया जिहादियों के हाथ, नेपाल नहीं गया जिहादियों के हाथ। ये दूसरा सबसे बड़ा फर्क है। और उसका कारण क्या है, नेपाल क्यों नहीं गया जिहादियों के हाथ? डीप स्टेट का प्लान यहाँ कैसे फेल हो गया? दरअसल डीप स्टेट अगर शामिल था, जैसा दुनिया कह रही है, तो उसका काम करने का तरीका यही है कि स्थिर सरकार को गिरा दो। भले वो उसकी कभी अपनी रही हो या उसने ही बनवाई हो, लेकिन उसके काम की नहीं रही तो गिरा दो। और गिराने के बाद वहां पर कुछ ऐसी अराजकता फैलाओ कि आपस में लोग लड़ मरे। नेपाल ने यह नहीं होने दिया, क्योंकि सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। और सेना जब मैदान में उतरी तो उसके बाद लगभग मुझे लग रहा है 72 घंटे में सब कुछ शांत करवा दिया गया। 2 दिन तक हिंसा चली, लेकिन 72 घंटे में सेना ने सब कुछ शांत करवा दिया। देश के तमाम हिस्सों में भगवा झंडे लग गए, जिहादियों के हाथ में नहीं जाने दिया गया नेपाल को। जबकि बांग्लादेश में ठीक उलट हुआ, वहां पर पूरी तरीके से जिहादियों ने अपने कब्जे में कर लिया, यूनुस की सरकार में। अब एक बयान आया और ये बयान बहुत कुछ बताता है। एक दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने वाले एक विश्लेषक कहते हैं, नेपाल में दुनिया ने जो देखा वो भारत विरोधी कुख्यात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ग्रस्त सरकार का अपदस्थ होना था। 1 साल पहले बांग्लादेश में हुई घटनाओं की यही भयावह स्थिति थी और ऐसी ही पुनरावृत्ति की गई थी। लेकिन फर्क ये है यहाँ पर कि यहाँ जिहादियों के हाथ में सत्ता नहीं गई। सुशीला कार्की जैसी नेता यहाँ पर
प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं अंतरिम सरकार के रूप में। तो नेपाल जिहादियों के हाथ में जाने से बच गया, ये भारत के लिए भी बेहद सुखद खबर है। अब और समझिए डीप स्टेट किस तरीके से काम करता है। डीप स्टेट ने इससे पहले यूक्रेन में 2014 की अगर बात करें, तुर्की में 2016 में, म्यांमार में 2021 में तख्तापलट करवाया। और तुर्की में तो एर्दोगान ने कहा था कि डीप स्टेट का हाथ है पूरी तरीके से इस तख्तापलट में, यह प्रयास किया गया था उस टाइम में। दक्षिण एशिया में तमाम जगहों पर ऐसे तख्तापलट करवाया गया। भारत में CANRC के नाम पर विद्रोह करवाया गया। लीबिया में 2011 में तख्तापलट करवाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार तक इस तरीके से डीप स्टेट ने अपना ऑपरेशन चलाया। अब डीप स्टेट काम कैसे करता है? डीप स्टेट के अंदर CIA, NSA, MI16 जैसी एजेंसियां गुप्त ऑपरेशन चलाती हैं। ये एजेंसियां विदेशी सरकारों को अस्थिर करने के लिए जासूसी करवाती हैं, प्रोपेगेंडा करती हैं, स्थानीय समूहों को फंडिंग करती हैं, स्थानीय नेता या जो विद्रोही होते हैं सरकार के खिलाफ उनको पैसा देती हैं, उनका समर्थन लेती हैं, गुप्त फंडिंग भी करती हैं और ऐसा जासूसी का नेटवर्क बिछाती हैं कि इसमें फंस जाता है आदमी। और फिर NGO के माध्यम से NGOs को फंडिंग करके, छात्र आंदोलन का उपयोग करके इस तरीके से डीप स्टेट अपना काम करता है। CIA और ऐसी तमाम एजेंसियां हैं जो कि काम करती हैं। तो ये तस्वीरें अब देखिए, इन तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। इतने लोगों का एक साथ आ जाना बिना फंडिंग के तो संभव नहीं है। क्यों कोई आएगा बिना फंडिंग के? अब ऐसे में लगातार यही बात होती है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से फंडिंग की गई या जिस तरीके से बवाल कटवाया गया वो डीप स्टेट का ही सब कुछ था। और फिर अमेरिका की आर्मी वहां पर देखी गई। नेपाल में भी पूरा प्लान वही एग्जीक्यूट किया गया, बस फर्क ये पड़ गया कि नेपाल में ये जातीय हिंसा या धार्मिक हिंसा नहीं भड़क पाई, केवल सरकार के खिलाफ ही हिंसा रही और इसीलिए यहां पर काम नहीं हो पाया। अगर धार्मिक हिंसा बढ़ती या दो गुट भिड़ जाते तब अमेरिका हो सकता है जब या चाइना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी कर देता कि भाई देखो दो धर्मों की लड़ाई हम यहां पर आ रहे हैं। तो ये नहीं हो पाया नेपाल में। तो ये फर्क है डीप स्टेट के प्लान का फेल होना और जिहादियों के हाथ से नेपाल का बचना, क्योंकि ज़ंजीर का साफ कहना था कि हम सरकार से लड़ रहे हैं, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति या मजहब से हम नहीं लड़ रहे हैं और हमारी PM ऐसी होनी चाहिए जो भारत के समर्थन में हो, ना कि कम्युनिस्ट हो, ना कि चाइना या दुनिया के देशों के इशारे पर चले, क्योंकि ज़ंजीर को पता है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है और दुनिया के देशों के साथ नहीं है। भारत में भी प्लान किया गया ना, भारत में भी तमाम NGOs को प्रधानमंत्री ने 2014 में आते ही क्यों बंद कर दिया? लाखों NGOs बंद किए गए, क्योंकि जब सत्ता में थे प्रधानमंत्री गुजरात में तब इन्हीं NGOs ने उनको बदनाम किया और आज उन NGOs का जब काला चिट्ठा खुल रहा है, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं वो किसी धर्म विशेष से भी आते हैं, यहाँ पर कहेंगे कि बुर्का पहना जाना चाहिए और लंदन में बैठ के शॉर्ट्स में वो हुक्का पी रहे होते हैं। तो अपनी आज़ादी, लेकिन भारत की लड़कियों की आज़ादी के लिए बात नहीं करती। वो सब आपको नजर आएगा इन्हीं NGOs के, इन्हीं डीप स्टेट गैंग के फंडिंग पे जिंदा है और तभी भारत को दहलाने की बात करते हैं, कहते हैं भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। तो हमें बहुत फर्क करना होगा कि किस तरीके से देश में साजिश रची जा रही है। हालांकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इन सबके मंसूबे कामयाब नहीं होते। बाकी देशों में लोग कुछ पैसों पर बिक जाते हैं और कुछ फंडिंग पर बिक जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश जैसे हालात दिखते हैं। बिल्कुल रोहित, और इसके साथ ही नेपाल में जो हुआ वो सही नहीं था, जैसे हुआ वो भी सही नहीं था, लेकिन जिस मंशा के साथ हुआ मुझे लगता है कि तमाम बाकी देशों को भी सीखना चाहिए। विरोध करिए, मुद्दे पर विरोध करिए और तब तक विरोध करिए जब तक आपकी बात नहीं मानी जाती, अगर आप सही हो। लेकिन किसी जाति विशेष को लेकर, किसी धर्म विशेष को लेकर विरोध करके सरकार गिराना वो सही नहीं है। फिलहाल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेपाल में अब सरकार बदली है तो स्थिति भी बदले, नेपाल में जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।